हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। कल भी हमने 30 क्वेश्चनों को ही एनालिसिस किया था। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की थी, एक में 500 क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न यानी बोल सकते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्नों पर एनालिसिस किया था, वो भी वीडियो इस यूट्यूब पे ही डाली गई है। उसकी ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पर डाल रखिए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और उससे 500 क्वेश्चन के जस्ट बाद जो है वो एक हमने 1000 ऑनलाइन क्वेश्चनों की क्या है एनालिसिस किया, उसकी पीडीएफ भी जो है वो टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट पर डाल रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन यह एक राजनीतिक संगठन था। इसको लेकर जो है इसकी स्थापना पूछी जाती है या इसका संस्थापक पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। किस समय जो है वो इसकी स्थापना की गई थी? 1939 में, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जस्ट पहले इसकी क्या है, इस संगठन, यह एक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना, जिसका नाम क्या रखा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता को चुनो। देखिए, नोबेल पुरस्कार से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हाल ही में परीक्षा लगी, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि निम्न में से जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं को क्या है चुनना है। तो ये ध्यान कि मदर टेरेसा जो थी, इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी, सीवी रमन को भी, और डी ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। अब बात करते हैं किस किस क्षेत्र पूछे गए थे हाल ही परीक्षा में। तो मदर टेरेसा को जो है वो शांति क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। क्षेत्र पूछा गया था दोनों का हाल ही परीक्षा में। सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में दिया। अगर पूछा जाए, प्रथम पूछा जाए आपसे कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको क्या है 1913 में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं मदर टेरेसा को साहित्य क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1989 में। कब दिया गया? 1989 में। और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को, यानी किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी विज्ञान में। रमन प्रवाह की खोज में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी विज्ञान में। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। अब बात करते हैं, अगर पूछा जाए विज्ञान क्षेत्र में प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो कौन हो गए? सीवी रमन। शांति क्षेत्र में अब तक भारत को क्या है दो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2014 में दिया गया था, एक पुरस्कार जो है वो 2014 में दिया गया था। किसको दिया गया था? प्रकाश सत्यार्थी को 2014 में क्या शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? कुल 6 क्षेत्रों में क्या है नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से रुद्राणु का प्रकार है, यानी रुद्राणु जो है निम्न में से कौन सा रुद्राणु का क्या है प्रकार है? तो रुद्राणु का देखिए आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स, तीनों ही जो है वो रुद्राणु के क्या है भाग होते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। फिर ध्यान रखें, इसको प्लेटलेट्स को जो है वो हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु और लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, तीनों ही जो है वो रुद्राणु की क्या है भाग है। फिर पूछे जाते हैं कि जीवन काल। देखिए, आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो देखिए 2 से 4 दिन, कई पुस्तकों में आपको मिलेगा 2 से 6, किसी में 2 से 8। तो आपको ऑप्शन जो मिलेंगे नहीं वो इसी प्रकार से मिलेंगे, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 8। और दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो या तो 15 से 20 मिलेगा, 80 से 90, इस प्रकार से। इसके नजदीक का ऑप्शन नहीं होगा। तो डब्ल्यूबीसी का श्वेत कणिकाएं का काल जो होता है वो 2 से 4 दिन या 2 से 6 दिन माना जाता है। और प्लेटलेट्स यानी रक्त विमाणु का जीवन काल भी जो है वो ध्यान रखें 2 से 4 दिन का ही होता है। जितना डब्ल्यूबीसी का होता है उतना ही होता है। जो गैप जो होता है आरबीसी का होता है वो याद रखें 120 दिन का होता है। और तीनों ही क्या है रक्त रुद्राणु की क्या है एक प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से फोबोस का संबंध है, यानी फोबोस जो है वो किससे संबंधित है? फोबोस एक ग्रह है? नहीं है। फोबोस जो है वो क्या है एक उपग्रह है, ना कि तारा है। अब बात करते हैं उपग्रह जो है वो किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह का फोबोस क्या है उपग्रह। और मंगल ग्रह की जो है वो 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। एक है डीमोस,
एक डिमोस और दूसरा फूबोस। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, हाल ही परीक्षा में दोनों पूछे गए थे। डिमोस और फूबोस जो है वो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो किसके हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों का अंग नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन से देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य यानी जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं उसके क्या है? सदस्य नहीं है। तो इसका देखिए, चीन है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है, भारत नहीं है। भारत किस में है? अस्थायी में है, ये भी याद रखें। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कितने हैं? कुल 10 है, उनमें से भारत क्या है? शामिल। अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था, तो भारत जो है वो 1945 के अंदर इसमें क्या है? सम्मिलित हुआ था। फिर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है? इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी पूछा जाता है। भारत ने इसका जो है अंग, अस्थायी अंग कब बना था? तो 1945 में ही में जिस समय इसकी स्थापना हुई उसी समय इसकी सदस्यता क्या है? ग्रहण की थी। अब बात करते हैं, 5 देश ही पूछे जाते हैं। देखिए, पहला हो गया चीन, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा जो है इसमें वीटो पावर के अंदर जो है वो फ्रांस आता है और 5वां संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके पास जो है अमेरिका, इनके पास क्या है? वीटो पावर है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? स्थायी सदस्य हैं। कुल पूछा जाए तो कितने सदस्य हैं? 15 हैं। स्थायी पूछा जाए तो 5 हैं, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, अमेरिका। अस्थायी सदस्यों की संख्या ही पूछी जाती है, वो देश नहीं पूछे जाते। तो कुल कितने अस्थायी हैं? 10 हैं। भारत किस में शामिल है? अस्थायी सदस्यों में। भारत कब शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 1945 के अंदर हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगर स्थापना पूछी जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस रुधिर में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, यानी दोनों एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है? तो ऐसा कौन सा रुधिराणु है? तो ओ होता है रुधिराणु। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी, ऐसा कौन सा रक्त रुधिराणु या रक्त वर्ग है जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो किस में नहीं पाई जाती है? ए में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या है? नवीनतम रक्त वर्ग है, जिसकी क्या है? नवीनतम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम प्रत्येक वीडियो में चर्चा करते हैं कि बच्चे जो है वो तैयारी को लेकर क्या है? कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, आर्मी का पैटर्न है वो 2.5 से 3,000 ही क्वेश्चनों का पैटर्न रहता है। चाहे आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो, किसी भी टीचर का जो है वो लेक्चर उठा के या MQC टेस्ट देख लेना, उसमें 2.5 से 3,000 अधिक क्वेश्चनों के क्या है? आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आर्मी का ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है। तो नए बच्चों के लिए हमने एक PDF डाल दी है, जिन बच्चों को बिल्कुल फ्रेशर बोल सकते हैं, जो पहली बार तैयारी करें, उनको पता नहीं है। तो देखिए, 2,500 क्वेश्चनों का आर्मी का पैटर्न होता है और उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। हमने कोशिश की है अधिक से, यानी कि अधिक से अधिक समय के पेपरों को उठाने के। तो हमने 2012 से लेकर 2023 के पेपरों को उठाया, उसमें से है 2,500 क्वेश्चन निकाले जो परीक्षा में बार बार, यानी कि उन्हीं क्वेश्चनों को क्या है? रिपीट किया जाता है। इस PDF से आप 2021 में लगी परीक्षा को देख लेना कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको 2021 की 90% क्वेश्चन जो है आपको पुराने पूछे गए पेपर में से मिलेंगे। हाल ही में परीक्षा में आपको 70% से अधिक मिलेंगे। 70 होने का कारण यह है कि हाल ही परीक्षा में करंट अफेयर को शामिल किया गया है। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे, उनसे अधिक अन्य जो क्वेश्चन थे वो पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन ही पूछे गए थे। आगामी समय में जिनका 10 सितंबर को एग्जाम है वो बच्चे ध्यान रखें, इस PDF को क्या है आप अच्छे से रीड कर लेना। इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 59 रुपए इसका क्या है? प्राइस है। और ये शेरडा क्लास ऐप पे अपलोड कर रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। और हमारी टीम के नंबर भी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं वीडियो के, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। और शेरडा क्लास ऐप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है, यानी कि सूर्य यानी कि सतह से किसी को ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए वेग की जो आवश्यकता होती है, सूर्य पे पहुंचने के लिए वेग की आवश्यकता होती है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है हम यहां से सूर्य पर क्या है पहुंच सकते हैं। अब बात आती है पृथ्वी की। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के लिए ग्रेविटी का यानी कि पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए? तो
पृथ्वी से की सतह से बाहर निकलने के लिए या किसी चीज को फेंकने के लिए उसका जो है वेग कितना होना चाहिए, 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का क्या है वेग होने की आवश्यकता होनी चाहिए। एक चंद्रमा का पूछा जाता है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पर जो है क्या वो ग्रेविटी क्या है कम है, तो चंद्रमा पे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है बाहर निकला जा सकता है। या सूर्य पे पहुंचने के लिए कितना वेग, तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए वेग की आवश्यकता कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यकता होती है वेग की वो कितनी होती है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। ज्यादातर जो पृथ्वी का पूछा जाता है और चंद्रमा का पूछा जाता है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी जो होती है उसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का किस अंग से गतिविधि का संबंध है या जांच करता है, तो हृदय की गति। देखिए हृदय की जो गति जो होती है उसको काउंट करना या आंकलन करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति किसका पूछा गया है, विश्व का। अगर भारत का पूछा जाता तो आगे लिखा हुआ मिलता आपको क्या है भारत का। तो क्वेश्चन को एक बार अवश्य पढ़े, ऑप्शन में आपको भारत का भी मिलेगा विश्व का भी मिलेगा। भारत का जाने वाला अगर पूछा जाता तो उस पर भी चर्चा करेंगे। विश्व का कौन था, यूरी गागरिन था। कौन था, यूरिन गागरिन था। कब रवाना था, 1968 को यूरी गागरिन जो है वो प्रथम व्यक्ति बने थे विश्व के जो है अंतरिक्ष में जाने वाले। अंतरिक्ष के लिए यात्रा प्रारंभ कब की थी, 1968 में। अगर भारत का पूछा जाता तो भारत के कौन थे, राकेश शर्मा, 1984 याद रखें। अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा जो है वो कब रवाना हुए थे, 1984 में। विश्व का अगर पूछा जाए तो कौन है, यूरी गागरिन जो है वो 1968 को क्या है अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। और एक जिनका आगामी समय में एग्जाम है वो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को क्या है अच्छे से रीड कर लेना, वहां से डेफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही परीक्षा में भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्या है शास्त्रीय नृत्य है। अब देखिए बात करते हैं तमिलनाडु का पूछा जाता है एक भारतनाट्यम। भारतनाट्यम या भरतनाट्यम याद रखें, भारतनाट्यम या भरतनाट्यम जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का है, तमिलनाडु का। एक केरल का पूछा जाता है कथकली। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो किससे था, कथकली से, ये भी लिख लो। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथकली से। अगला देखिए फिर कर्नाटक की अगर बात करते, कर्नाटक का कौन सा है, तो यक्षगान। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य का है, कर्नाटक का है। आंध्र प्रदेश का पूछा जाए तो कौन सा है, कुचिपुड़ी है। अगर केरल का पूछा जाए तो कथकली हो जाएगा। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम या भरतनाट्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। गुगली शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में क्या है, शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिकेट में किया जाता है गुगली शब्द का। चलिए अगला क्वेश्चन, दालें किसका सबसे अच्छी स्रोत है, यानी कि दालों में जो है वो सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है या किसका अच्छा स्रोत होता है, तो दाल में सर्वाधिक जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। एक दाल पूछी जाती है, एक सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्रोटीन की होती है। किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। ज्यादातर जो है वो सोयाबीन ही पूछा जाता है। अगर दाल का पूछा जाता है ये पूछा जाता है दाल किसका मुख्य स्रोत है, प्रोटीन सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। और सोया प्रदेश, ये भी याद रखें, सोया प्रदेश या सोयाबीन उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, सोया प्रदेश। किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है, एक तो भूपटल पूछा जाता है, एक वायुमंडल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और फिर अच्छे से क्या उसको सोल्व करें। भूपटल पर पूछा गया है, पृथ्वी की भूपटल पर जो पूछा गया है तो ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसकी मात्रा 20.3
95% होती है, लेकिन एग्जाम में जो है वो 21% ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। एक्चुअल मान 20.95 होता है भूपटल। अगर बात करें वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है। कितनी मात्रा होती है, 78% होती है। वायुमंडल पूछा जाए तो कौन सी गैस हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी। कितना प्रतिशत है, 78%। अगर आपसे भूपटल पर पूछा जाए पृथ्वी के, तो कौन सी है, O2 ऑक्सीजन होती है, जिसकी मात्रा 20.95% होती है। एक्चुअल मान ये होता है, लेकिन परीक्षा में जो एग्जाम में जो है वो 21% ही लिखा हुआ मिलेगा, ये ही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन काल लगाया जा सकता है, कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है 3 माह के लिए, लेकिन ये बढ़ाया भी जा सकता है। इसको क्या है, 6 महीने के अंदर इसकी क्या है, एंट्री होने मान्यता, यानी हम बोल सकते हैं क्या, परमिशन होने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन वो लगाने का जो समय सीमा होता है वो कितना है, 3 माह का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर या चोटी कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। किस में है, सिक्किम राज्य में। देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे पूर्णतः। देखिए कंचनजंगा जो है, अगर आपसे पूछा जाए पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी या पूर्णतः पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत की पूछा जाए तो कौन सी है, K2, कौन सी है, K2 है, जो पोक अधिकृत POC यानी पोक अधिकृत क्षेत्र के अंदर आती है। भारत में भी नहीं है और उस चीन में इसमें क्या है, पोक अधिकृत क्षेत्र के अंदर आती है। पूर्णतः भारत में पूछा जाए तो कौन सी है, कंचनजंगा है। किस हिमालय श्रेणी की है, किस पर्वत श्रेणी की है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, यानी ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो सबसे बड़ा महाकुंभ, ओलंपिक खेल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ खेल है, तो इसका आयोजन जो है वो 4 वर्ष में होता है। ओलंपिक खेल हो चाहे राष्ट्रमंडल, ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल, एशियाई खेल, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेल, तीनों खेलों का आयोजन जो है वो 4 वर्ष के अंतराल से क्या है, इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइका एक रूप है, माइका किसका रूप होता है, तो माइका एक क्या है, खनिज है, खनिज का रूप होता है। ये ऑप्शन इसका क्या है, राइट हो जाएगा। अमीनो अम्ल मिलते हैं, यानी अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। देखिए अमीनो अम्ल से मिलकर ही क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं। अब पूछा जाता है कितने अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो 20 प्रकार, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर क्या है, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड मिलकर क्या है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश मिश्रण है। देखिए ये क्वेश्चन हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, उस पर चर्चा करेंगे कैसे पूछा। श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है, यानी श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों को मिलाने पर क्या है, विभक्त जो होता है वो कौन सा सामने प्रकाश निकलता है, तो 7 रंग, यानी 7 रंग जिस प्रकाश में दिए हो उसका कौन सा प्रकाश निकलेगा, तो श्वेत प्रकाश होता है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि 7 रंगों की प्लेट को घुमाया जाता है, 7 रंगों के प्रकाश की प्लेट को क्या है, घुमाया जाता है, तो कौन सा रंग विभक्त होता है, कौन सा रंग निकलता है, तो कौन सा रंग निकलता है, सफेद रंग। 7 रंग मिले, 7 रंगों को एक साथ इंक्लूड किया हो, प्लेट को घुमाया जाता है, 7 रंगों को मिलाया जाता है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका राइट आंसर आप सफेद रंग कर देना, सफेद प्रकाश कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन, महलों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए महलों का शहर किसको कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। एक नवाबों का शहर भी पूछा जाता है, तो नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। हाल ही परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, यमुना जो है वो गंगा, जो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। हाल ही परीक्षा में यही पूछा गया था, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी फिर पूछा गया, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
शरीर नियंत्रण में सहायक या शरीर का बैलेंस बनाने में सहायक जो है वो कौन होता है? तो मस्तिष्क भाग जो है हमारे शरीर का बैलेंस या संतुलन बनाने में क्या है? सहायक होता है। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 1 घंटे में, देखिए ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है। 1 डिग्री पूछा जाता है, 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना समय लगता है, समय पूछा जाता है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी जो है वो कितना डिग्री पर घूर्णन करती है? तो 360 डिग्री पर घूर्णन करती है। 1 डिग्री को पार करने में, ऐसे भी पूछा जाता है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का क्या है? समय लगता है। चाहे आपसे फिर 2 घंटे दिए हो, ये याद रखें, 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटे दिए हो तो भी क्या है, आप उससे डिग्री निकाल लग सकते हैं, 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? उज्जैन शहर जो किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र का भी पूछा जाता है, तो गुवाहाटी शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर क्या है? बसा हुआ है। यमुना के तो सभी पूछे गए थे। यमुना का पूछा गया था दिल्ली हाल ही परीक्षा में। मथुरा पूछा गया था, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये तीनों शहर जो हैं वो क्या है? यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। गंगा का भी पूछा गया था हाल ही में, तो गंगा नदी के तट पर कौन सा? वाराणसी, वाराणसी, हरिद्वार, ये सब क्या है? गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन होता है उनका पूर्ण पाचन होने के बाद जो है उसको किस में मापा जाता है? तो कैलोरीज या कैलोरीन, कैलोरीज या कैलोरीन में क्या है? उसको मापा जाता है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो भी याद रखेंगे, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और बड़ी आंत में जो है वो पानी का अवशोषण होता है। पानी का पूर्णतः अवशोषण जो है वो कौन करती है? बड़ी आंत करती है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। भोजन प्रारंभ, यानी कि भोजन के पचने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? तो हमारे मुख से होती है। पूर्ण कहाँ होती है या अंत कहाँ होती है? तो वो छोटी आंत के अंदर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा गैस छोड़ी जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय कंफ्यूजन के लिए क्या डाल दिया? हरे पौधे। पौधे सभी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस जो है वो छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्रहण कौन से करते हैं? ये भी याद रखें, ग्रहण कौन सी गैस करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण जो है वो घटना कब घटित होती है? तो ये दिन के समय। प्रकाश संश्लेषण जो है वो दिन के समय होता है। इस समय पौधे ऑक्सीजन जो है वो क्या है? छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रहण करते हैं। रात्रि को पौधे विपरीत हो जाएगा, ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? बाहर निकालेंगे। फिर पूछा जाता है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला पौधा कौन सा होता है? तो पीपल जो होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। पीपल जो होता है वो पौधा जो है रात को सर्वाधिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसलिए इसके नीचे सोना क्या है? हानिकारक माना जाता है। पौधे वैसे सभी हानिकारक होते हैं, रात्रि के समय उनके नीचे सोना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक या राइटर कौन है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, पूर्व प्रधानमंत्री थी। और इनकी हत्या भी याद रखें, 1984 में इनकी क्या है? बॉडीगार्ड, इन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा इनकी क्या है? गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य में दिया जाता है? किस कार्य में दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए 8वीं अनुसूची के द्वारा 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें यह भी लिखा गया है कि 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं उन पे पुस्तक जो है वो लेखक को है जो है वो इस पे जो है वो लेखक जो है वो बुक लिखता है। इन भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई है उन सभी जो है वो क्या है? साहित्य पुरस्कार की क्या है? भागीदार होंगे। तो आज का सेक्शन यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए और सेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। और इस क्लास की ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से आप क्या है? अपलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।